हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट केमिस्ट्री की। और जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे वो चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट। इस चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने कंपाउंड को किस बिहाफ पर एसिड या बेस कहा जाता है इन थ्योरीज को पढ़ा, और हमने एसिड और बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज को भी स्टडी कर लिया है। हम लोगों ने लास्ट क्लास में इस चैप्टर का जो टॉपिक पढ़ा था वो थे इंडिकेटर्स, कि जो भी सब्सटेंस एसिड और बेस की प्रेजेंस को इंडिकेट करता है बाय आइदर चेंज इन कलर और स्मेल, ऑर्डर, वो हमारा इंडिकेटर कहलाता है। एसिडिक मीडियम में किस इंडिकेटर का क्या बिहेवियर होगा, बेसिक मीडियम में किस इंडिकेटर का क्या बिहेवियर होगा, ये सब हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास में हम इस चैप्टर का एक नया और इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो है पीएच स्केल। पीएच स्केल को पढ़ने से पहले स्टूडेंट मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट कराना चाहता हूँ दैट विल हेल्प मोर टू अंडरस्टैंड पीएच स्केल। ये है व्हाट इज द रोल ऑफ वाटर इन आयोनाइजेशन ऑफ एसिड और बेस। आप लोगों ने जो कंसेप्ट पढ़े हैं कंपाउंड को एसिड और बेस को क्लासिफाई करने के लिए, वहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन का होना ज़रूरी है। क्यों? यही हम आज के चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। तो टाइटल है अब आज की क्लास का रोल ऑफ वाटर। एक सेकेंड, लेट मी रीराइट इट अगेन। हमारा आज की क्लास का टॉपिक है रोल ऑफ वाटर इन आयोनाइजेशन ऑफ एसिड और बेस। जब कभी भी आप एसिड और बेस को वाटर में ऐड करते हो तो क्यों वो, जैसे मैं आपसे एक बात करूं सिंपल सी, मैंने लिखा HCl, ये गैसियस फेज में है। अब अगर मैं आपसे सवाल करूं स्टूडेंट, क्या ये एसिड है? क्या ये एसिड है? नहीं है। क्यों? क्योंकि गैसियस फेज में है। स्टूडेंट, इट इज अ ड्राई गैस HCl, यहां पर कोई मॉइस्चर वाटर अवेलेबल नहीं है, तो ये HCl अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं कर सकता। अगर मैंने HCl को लिक्विड फेज में लिया है, क्या ये एक एसिड है? ये भी एसिड है लेकिन एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। अगर मैं HCl का एक्वस सॉल्यूशन बना लेता हूं, चाहे वो गैस की फॉर्म में हो या लिक्विड की फॉर्म में है, अगर मैं उसका एक्वस सॉल्यूशन बना लूंगा देन डेफिनेटली ये HCl हमारा एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा, ये अपना एसिडिक नेचर शो करेगा। जब तक एसिड और बेस में बहुत ही कम क्वांटिटी में ही सही वाटर नहीं ऐड किया जा रहा है, वो एसिड और बेसिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। अब ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पर पानी नहीं था तो एसिडिक नेचर शो नहीं हो रहा था, यहाँ पर पानी आ गया तो एसिडिक नेचर शो हो रहा है। क्लियर? हम इसी बात को आज यहाँ पर जानने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, अगर मैं आपसे बात करता हूँ मॉलिक्यूल वाटर के बारे में, अगर मैं बात करता हूं मॉलिक्यूल वाटर के बारे में, तो क्या यही केमिकल फॉर्मूला होता है H2O का, वाटर का H2O? हाँ या नहीं? स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे वाटर मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं, ये रहा हमारे पास ऑक्सीजन और ये दो हाइड्रोजन से बाउंडेड है, और ये रहे ऑक्सीजन के पास एक्स्ट्रा लोन पेयर, जो ऐसे इलेक्ट्रॉन का पेयर जो बॉन्ड बनाने में पार्ट नहीं ले रहा है। इट्स अ इन्वर्टेड वी शेप्ड स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? क्लियर? स्टूडेंट्स, आप लोगों को शायद ये ध्यान होगा, पेरियोडिक टेबल में हम लोगों ने एक नेचर पढ़ा था एलिमेंट का, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हम लोगों ने पेरियोडिक टेबल में, पेरियोडिक ट्रेंड में लेफ्ट टू राइट मूव करने पर, टॉप टू बॉटम मूव करने पर जो प्रॉपर्टी चेंज होती है, उसमें एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? जब कभी भी दो एटम आपस में मिलकर के कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे होंगे, तो उनमें से जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा खींच लेता है।
एग्जाम्पल में दे देता हूं, अगर मेरे पास कार्बन है और हाइड्रोजन है, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, तो स्टूडेंट कार्बन, अगर ये म्यूचुअल शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन पेयर है तो ये दोनों एटम के बीच में सिचुएटेड होना चाहिए था, लेकिन यहां पर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कार्बन से थोड़ा दूर, कार्बन से के थोड़ा सा पास आता है, हाइड्रोजन से दूर चला जाता है। यही केस वाटर मॉलिक्यूल में भी हो रहा है। कैसे? देखो, ये रहा मेरे पास ऑक्सीजन जिसके आउटर मोस्ट शेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन थे, ये रहा हाइड्रोजन जिसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। ऑक्सीजन के और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ने एक एक म्यूचुअल शेयरिंग करके एक इलेक्ट्रॉन पेयर बनाया, वो ये रहा। ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन को भी शेयर्ड है और हाइड्रोजन को भी शेयर्ड है। इसी तरह से इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के ने मिलकर के भी एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर कर लिया है, जो ऑक्सीजन से भी शेयर्ड है और हाइड्रोजन से भी शेयर्ड है। ये मेरे पास स्ट्रक्चर बन जाता है वाटर के मॉलिक्यूल का। अब क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों ही एटम के बीच म्यूचुअली शेयर्ड है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों के एग्जैक्ट बीच में रखा जाना चाहिए था, लेकिन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किया गया है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, वो हाइड्रोजन से थोड़ा सा दूर चला जाता है और ऑक्सीजन के थोड़ा सा पास आ जाता है। ये समझ में आ रही है बात आप लोगों को? स्टूडेंट, ये पार्शियल चार्ज जनरेट करेगा क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन पर थोड़ा ज्यादा आ गया है, हाइड्रोजन पर थोड़ा सा कम है। आप ये बात जानते हो, इलेक्ट्रॉन दूर जाने पर पॉजिटिव चार्ज आता है, तो हाइड्रोजन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और इस पॉजिटिव पार्शियल चार्ज के काउंटर में ऑक्सीजन पर आता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज के काउंटर पे ऑक्सीजन पर आता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो ऑक्सीजन पर टोटल पार्शियल चार्ज हमारा आ जाएगा -2 डेल। स्टूडेंट, ये कंप्लीट आयोनिक बॉन्ड नहीं है, ये पार्शियल आयोनिक बॉन्ड है। ये क्यों जनरेट हो रहा है? बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन द टू एटम। ये बात समझ में आ गई? तो अगर आपको वाटर मॉलिक्यूल का इस तरह से बनना समझ में आ गया, तो क्या मैं इस वाटर मॉलिक्यूल को -2 डेल +डेल और +डेल ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं क्या? मैं वाटर मॉलिक्यूल को ऐसे लिखूं चाहे ऐसे लिखूं, क्या ये बात सही है? ये समझ में आ रही है आप लोगों को बात? चलिए, अगर वाटर मॉलिक्यूल का इस तरह से आयोनाइज्ड होना, स्टूडेंट, इसी वजह से इस नेचर की वजह से वाटर को एक पोलर सॉल्वेंट कहा जाता है। इसी नेचर की वजह से वाटर को एक पोलर सॉल्वेंट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि दो एटम के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से हर एटम पर एक बहुत ही माइन्यूट सा चार्ज डेवलप हो जाता है। अब अगर मैं आपसे बात करूं एसिड के बारे में, जैसे कि मैंने बात करा है HCl के बारे में, स्टूडेंट, क्या ये मेरे पास H+ और Cl- एटम आयंस का आयोनिक बॉन्ड की वजह से बन रहा है? क्या HCl का एक मॉलिक्यूल H+ आयन और Cl- आयन के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से बन रहा है? तो क्या मैं इस HCl को सिर्फ प्लस और माइनस से रिप्रेजेंट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। स्टूडेंट, जब हम लोगों ने HCl को ऐड करवा दिया H2O के साथ में, मतलब कि कंप्लीट चार्ज को पार्शियल चार्ज से बनने वाले एक सब्सटेंस के बीच हमने ऐड कर दिया, तो क्या होगा? देखो, ऐसे मॉलिक्यूल की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, ऐसे मॉलिक्यूल की क्वांटिटी कम है, और वाटर मॉलिक्यूल की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। एक ग्लास पानी में 1 टीस्पून एसिड ऐड करना, कितना कम वाटर मॉलिक्यूल आप, कितने कम एसिड मॉलिक्यूल आप ऐड कर रहे हो।
होगा क्या, जैसे ही एसिड के मॉलिक्यूल पानी के कांटेक्ट में आएंगे, पानी का जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, पानी का जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है वो एसिड के नेगेटिव रेडिकल को सराउंड कर लेगा। समझ में आ रही है बात? जैसे ही एसिड को पानी में ऐड किया जाएगा, एसिड का नेगेटिव रेडिकल वाटर के अपोजिटली चार्ज पार्टिकल, अपोजिटली पार्शियली चार्ज पार्टिकल से अट्रैक्टेड हो जाएगा, और एसिड का जो पॉजिटिव रेडिकल है वो वाटर के पार्शियली नेगेटिव चार्ज रेडिकल से अट्रैक्ट हो जाएगा। अब होगा क्या स्टूडेंट, ये छोटे छोटे चार्ज, ये छोटे छोटे पार्शियली चार्ज मिलकर के जब इस आयोनिक बॉन्ड, इस स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्ड पर अटैक करेंगे तो ये इसको इतना वीक कर देंगे कि ये आपस में ब्रेक हो जाएगा और मुझे आयन मिलेगा H+ और Cl-। जब ये दोनों पानी के छोटे छोटे चार्ज के अट्रैक्शन की वजह से आपस में टूट जाएंगे तो हम ये कहेंगे कि HCl जो है वो H+ और Cl- में आयोनाइज्ड हो चुका है। और क्योंकि आप ये बात जानते हो कि H+ का फ्री एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है, तो वो अपने में से ही किसी एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिलकर के H3O+ और Cl- बना लेगा। तो हम देखो, ये होता है पानी का रोल एसिड और बेस को आयोनाइज्ड करने में। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी। स्टूडेंट बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा कि सर यहाँ पर पानी के चार्ज भी ब्रेक हो गए हैं क्या, ऐसा नहीं है। देखो, ये वाटर मॉलिक्यूल कंप्लीट है, ये वाटर मॉलिक्यूल कंप्लीट है, ये वाटर मॉलिक्यूल कंप्लीट है, और ये वाटर मॉलिक्यूल कंप्लीट है। समझ में आ रही है बात आप लोगों को? ये पूरा एक वाटर मॉलिक्यूल। इसी तरह से हमारा ये वाटर मॉलिक्यूल बन गया। बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आई होप समझ में आ रहा है आप लोगों को वाटर मॉलिक्यूल का क्या रोल है एसिड और बेस को आयोनाइज्ड करने में। इज दिस क्लियर? आप ऐसे समझ लीजिए, आयोनिक बॉन्ड एक बहुत बड़ा हाथी है जिसको करोड़ों चींटियों ने मिलकर के, वाटर का जो आयोनिक चार्ज है, ये जो चार्ज बन रहा है वाटर मॉलिक्यूल पर, इसे आप छोटी चींटी कंसीडर कर लो, है ना। क्या एक चींटी एक हाथी को मार सकती है? नहीं मार सकती। क्या करोड़ों चींटियां मिलकर के एक हाथी को मार सकती हैं? बिल्कुल। यहां पर यही हुआ है, करोड़ों छोटी छोटी चींटियों ने, करोड़ों छोटे छोटे चार्ज पार्टिकल ने जब एक हाथी पर हमला किया तो उसको ब्रेक कर दिया। आई होप आप लोगों को यहां पर समझ में आ रहा होगा कि एसिड और बेस को आयोनाइज करने में वाटर का क्या रोल रहता है। इज दिस क्लियर? समझ में आ गई ये बात आप लोगों को? चलिए, तो ये हमने पढ़ा कि वाटर को पोलर सॉल्वेंट क्यों कहा जाता है। अब आप एक बात देखिएगा स्टूडेंट, क्या कि अगर एक हाथी में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि केमिस्ट्री में जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड माना जाता है वो आयोनिक बॉन्ड है ना। तो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, इसी तरह से जानवरों में जो सबसे ज्यादा पावरफुल जानवर है वो कौन सा है? हाथी, एलिफेंट। तो एक एलिफेंट को क्या एक चींटी मार सकती है? नहीं। लेकिन एक हाथी को करोड़ों चींटियां मार सकती हैं। बिल्कुल, अभी अभी हमने एग्जांपल देखा। एक और एग्जांपल में लेता हूं स्टूडेंट, क्या ये रिएक्शन आप लोग समझ पा रहे हो? थोड़ा सा गौर कीजिएगा। जो रिएक्शन मैंने यहां लिखा है उसी रिएक्शन को क्या मैं यहां पर भी लिख सकता हूं इस तरह से? स्टूडेंट, जब एक हाथी को करोड़ों चींटियां मिलकर के मार सकती है, तो क्या एक चींटी को एक चींटी नहीं मार सकती? बिल्कुल मार सकती है। अब हो क्या रहा है, वाटर मॉलिक्यूल है, दूसरे वाटर मॉलिक्यूल है, मतलब करोड़ों वाटर मॉलिक्यूल ने आपस में डिसाइड किया कि हमें एक मॉलिक्यूल को आयोनाइज्ड करना है। तो उन्होंने क्या किया, वाटर मॉलिक्यूल को आयोनाइज किया और हमारे पास हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्साइल आयन की फॉर्मेशन हो गई।
हमेशा ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, क्या ध्यान रखना है, हमारे पास में एट 25 डिग्री सेल्सियस या हम कह दें 279 केल्विन, 279 केल्विन, इतने टेम्परेचर पे अगर मेरे पास में H2O है और H2O है, ये कितने हैं, अबाउट 1 करोड़, तब जाकर के एक हाइड्रोनियम आयन बनेगा और एक हाइड्रोक्साइल आयन की फॉर्मेशन हो जाती है। 25 डिग्री सेल्सियस पर अगर मेरे पास 1 करोड़ वाटर मॉलिक्यूल हैं तो उनमें से 1 करोड़ वाटर मॉलिक्यूल में से कोई एक पार्टिकल है जो आयोनाइज्ड होकर के हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्साइल आयन की फॉर्मेशन करता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पर हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन या फिर हाइड्रोक्साइल आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, इट इज 1 अमंग 1 करोड़। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि 25 डिग्री सेल्सियस पे हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्साइल आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, इट इज 1 अमंग 1 करोड़, तो क्या मैं इसे 10⁻⁻7 भी लिख सकता हूं? तो आप ये देखिएगा स्टूडेंट, 25 डिग्री सेल्सियस पर वाटर मॉलिक्यूल की कॉन्सेंट्रेशन, वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन और हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन और हाइड्रोक्साइल आयन की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁷ होती है। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? अभी तक हमने बात किया कि एसिड को आयोनाइज करने में वाटर का क्या रोल होता है और किस तरह से वाटर के मॉलिक्यूल खुद भी आयोनाइज्ड होते हैं। सेम कंसेप्ट जो आपने यहां पढ़ा है वही यहां पर हम अप्लाई कर रहे हैं। इज दिस क्लियर? चलिए, अगर आप लोगों को ये बात समझ में आ गई है कि एसिड और बेस को आयोनाइज करने में वाटर का क्या रोल होता है, तो नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं वो हमारे पास है पीएच स्केल। व्हाट इज पीएच स्केल? पीएच स्केल क्या होता है? ठीक है, अब क्या होता है चलो उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पीएच के बारे में। मैं डेफिनेशन लिखा देता हूं, धीरे धीरे करके 1 बाय 1 हम हर एक चीज को एक्सप्लोर करते चले जाएंगे। तो पीएच स्केल की वैल्यू डेफिनेशन क्या है? द पीएच वैल्यू ऑफ अ सॉल्यूशन इज लॉगरिदम टू द बेस 10। इसमें लिखिएगा टू द बेस 10। ये जो लॉगरिदम ले रहे हैं उसका बेस कितना है? 10। द पीएच वैल्यू ऑफ अ सॉल्यूशन इज लॉगरिदम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ हाइड्रोनियम आयन concentration, hydronium ion concentration in mole per liter. Okay, the pH value of a solution is logarithm to the base 10 of the reciprocal of hydronium ion concentration in mole per liter. अब 1 बाय 1 हम एक एक टर्म को यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। स्टूडेंट, मोल पर लीटर क्या होता है? मोलैरिटी। मोलैरिटी एक ऐसा टर्म है, ये मोल पर लीटर क्या होता है? ये होता है मोलैरिटी। और ये मोलैरिटी आप मोल कंसेप्ट की कॉन्सेंट्रेशन टर्म वाले सेक्शन में डिटेल में पढ़ चुके हो कि किसी भी सॉल्यूशन की मोलैरिटी कैसे निकाली जाती है। जो मोलैरिटी आप निकाल रहे हो वो है उस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन। अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन जो आ रही है उसका रेसिप्रोकल कर दूं हाइड्रोनियम आयन H3O+ लिखूं या H+ लिखूं, बात एक ही है। उसकी कॉन्सेंट्रेशन का रेसिप्रोकल करके लॉग ले लेता हूं तो ये मेरे पास पीएच बन जाता है और यही मेरे पास हो जाता है नेगेटिव लॉग ऑफ H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन।
स्टूडेंट ये दोनों बातें आपस में रिलेटेड हैं, प्लीज नोट करके रखिएगा, नोट इट डाउन क्विकली। हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन का रेसिप्रोकल कीजिए, उसका लॉगरिदम निकालिए, आपको पता चलेगा कि यही हमारे पीएच की, यही हमारे सॉल्यूशन की पीएच है। और एक चीज और, सॉल्यूशन की जो पीएच होती है इट्स जस्ट अ नंबर, इट्स अ यूनिटलेस नंबर, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे सर ये पीएच है क्या, पहले ये तो समझाओ। एक बात मुझे बताओ, अगर मैं लिखता हूं H2O, तो स्टूडेंट H2O के अंदर H प्लस भी अवेलेबल है, जितना H प्लस अवेलेबल है उतना ही OH माइनस भी अवेलेबल है। अगर मैं नॉर्मल वाटर की बात करता हूं तो वाटर के अंदर H प्लस आयन्स भी अवेलेबल हैं जैसा मैंने अभी बताया था, और हाइड्रोक्साइल आयन OH माइनस भी अवेलेबल हैं। हमने ये कहा कि H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 10⁻⁻⁷, मैंने अभी प्रूव करके दिखाया था आपको। OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, ये होता है 10⁻⁷, बोथ आर द सेम। अब लॉग क्या होता है स्टूडेंट, लॉग एक लार्ज क्वांटिटी, एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी को सिंप्लीफाइड क्वांटिटी में कन्वर्ट करने का मेथड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कहूं 0.0033, या मैं आपसे बात करूं 6.023 इंटू 10⁻⁻26, या अगर मैं आपसे बात करूं 6 नहीं लेते अपन, कुछ और वर्ड ले लेते हैं, 5.09 इंटू 10⁻36। आप देखिए ये तीनों जो वैल्यू लिखी हैं कितनी कॉम्प्लिकेटेड है। यहां देखो 10⁻⁻26 और उसका मल्टीप्लीकेशन भी 6.023 से, कितनी कॉम्प्लिकेटेड क्वांटिटी हो गई। क्या कोई ऐसा मेथड है कि मैं इसे सिर्फ 2 और 3 डिजिट यूनिट में कन्वर्ट कर सकूं? यही होता है लॉग। कैसे होता है, जब हम अप्लाई करेंगे तब आप लोगों को समझ में आएगा। इस तरह की कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिक वैल्यू को एक सिंप्लीफाइड न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट करने का जो स्केल है वही हमारे पास लॉग स्केल होता है। अब स्टूडेंट ये रहा मेरे पास में वाटर, ये रहा मेरे पास वाटर। अगर H प्लस आयन और OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन बराबर है तो हम इस तरह के वाटर, इस तरह के सॉल्यूशन को न्यूट्रल सॉल्यूशन कहते हैं, मींस नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। लेकिन अगर मेरे पास में हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है, आप एक बात सोचो, 10⁻⁻⁷ छोटा है, 10⁻⁻² बड़ा है। अगर सॉल्यूशन में H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी तो ये सॉल्यूशन मेरा एसिडिक हो जाएगा, और अगर मेरे पास सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोक्साइल आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी तो ये मेरे पास में हो जाएगा बेसिक सॉल्यूशन। इज दिस क्लियर? ये बात समझ में आ रही है? यहां पर मैं वाटर से नहीं रिप्रेजेंट कर रहा। अगर सॉल्यूशन में H प्लस और OH की कॉन्सेंट्रेशन बराबर है, सॉल्यूशन न्यूट्रल है। अगर मैंने इसमें एसिड ऐड कर दिया, मतलब आप ऐसे समझो, एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर ऑलरेडी H प्लस है, जितना H प्लस है उतना ही OH माइनस है। अगर मैं HCl ऐड करता हूं तो H प्लस बढ़ेगा और Cl माइनस बढ़ेगा, अल्टीमेटली H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन ही बढ़ती चली जाएगी, तो सॉल्यूशन मेरा क्या कहलाएगा? एसिड ही कहलाएगा। और अगर सेम सॉल्यूशन में वाटर के अंदर मैंने ऐड कर दिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड को, तो अब मेरी हाइड्रोक्साइल आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है। जैसे जैसे हाइड्रोक्साइल आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी सॉल्यूशन मेरा बेसिक होता चला जाएगा। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? पीएच से रिलेटेड जो भी हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया, मैंने लॉग बताया आपको, कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालते हैं वो बता दिया, सॉल्यूशन पर एसिड और बेस ऐड करने का पीएच चेंज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा ये भी हम लोगों ने बता दिया है। इज दिस क्लियर? डेफिनेशन भी हम लोगों ने लिख ली है। एक चीज और नोट कीजिएगा स्टूडेंट, देखो जैसे कि एक कुछ प्रॉपर्टी लिखा देता हूं मैं आप लोगों को पहले लॉग की, ताकि आपको समझने में आसानी हो। लॉग A पावर B होता है
बी लॉग ए, ये लॉग की फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है, लॉग ए मल्टीप्लाई बी जो होता है ये होता है लॉग ए प्लस लॉग बी, और लॉग ए डिवाइड बाय बी जो होता है ये होता है लॉग ए माइनस लॉग बी। क्लियर? ये कुछ प्रॉपर्टी है हमारे पास में लॉग को यूज करने से रिलेटेड। अब ये कैसे अप्लाई करना है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखो, हमने ये कहा कि हमारे सॉल्यूशन के अंदर जो H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन है और OH माइनस आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है ये होती है 10⁻⁻7 एंड 10⁻⁻7, ये हो जाएगा। ओके, तो अगर मैं इस पूरी ही टर्म का नेगेटिव लॉग ले लेता हूं, तो स्टूडेंट ये देखो, अगर बेस सेम है तो पावर्स जुड़ जाती हैं, तो ये मेरे पास में हो जाएगा 10⁻⁻14, हाँ या नहीं? ये कितना हो जाएगा 10⁻⁻14। अब अगर मैं दोनों ही साइड नेगेटिव लॉग ले लेता हूं, मैंने लिखा माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग ऑफ 10⁻⁻14। तो देखो, क्या ये मेरे पास में log A मल्टीप्लाई B बन रहा है, हाँ या नहीं? क्या ये मेरे पास में log A मल्टीप्लाई B बन रहा है? तो क्या मैं इसे माइनस ऑफ log H प्लस आयन प्लस माइनस ऑफ log ऑफ OH माइनस आयन ऐसे लिख सकता हूं, हाँ या नहीं? इज इक्वल टू, देखो ये कितना है, माइनस ऑफ लॉग ऑफ ए पावर बी, तो यहां पर b जो है वो -14 है। क्या ये -14 log 10 हो जाएगा? स्टूडेंट, log 10 की वैल्यू होती है 1, तो ये मेरे पास में हो जाएगा 14। और अगर आपको ध्यान हो, मैंने ये जो टर्म है ये आपको ऑलरेडी बताया है, ये होती है सॉल्यूशन की pH। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पावर ऑफ हाइड्रोजन और ये हो जाएगा पावर ऑफ हाइड्रोक्साइल आयन। तो हम ये लिख सकते हैं किसी भी सॉल्यूशन के लिए pH और POH का जो ऐड है वो हमेशा 14 ही आएगा। इज दिस क्लियर? मैंने लॉ की प्रॉपर्टी को कैसे अप्लाई करना होता है वो भी आप लोगों को यहां पर समझा दिया है। क्लियर? pH प्लस POH की वैल्यू जो है वो इक्वल टू 14 आ जाती है। इज दिस क्लियर स्टूडेंट? आप लोगों को समझ में आ रही है ये बात? चलिए, इसको अप्लाई कैसे करना है थोड़ा सा उसको हम लोग देख लेते हैं। देखो, अगर मेरे पास में कोई फॉर एग्जांपल वाटर है, वाटर में एसिड अगर मैं ऐड करूंगा तो pH बढ़ेगा, ठीक है, लेकिन हमने हमेशा ही सॉल्यूशन को स्टैंडर्डाइज्ड कर लिया है कि जब भी कोई सॉल्यूशन होगा तो आपको pH ही काउंट करनी है। अगर आप POH, अगर आप बेस भी मिला रहे हो, आप POH भी निकाल रहे हो, तो आपको -14 करके उसको pH में ही कन्वर्ट करना है। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गई है? दिस इज अबाउट द लॉग। अब स्टूडेंट, आप में से काफी सारे स्टूडेंट कंफ्यूज्ड होंगे कि सर हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि इसको अप्लाई कैसे करना होता है। इसको अप्लाई करने से पहले, इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले मैं लॉग की कुछ बेसिक वैल्यूज हैं वो आप लोगों को यहाँ पर लिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को याद करने में और समझने में आसानी रहे। तो जैसे कि हमारे पास log 2 है, log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। हमारे पास
log 3 की वैल्यू होती है 0.4771, हमारे पास log 4 की वैल्यू होती है 0.6020, log 5 जो है हमारा ये होगा 0.6989। अगर मैं बात करूं log 6 के बारे में तो ये हमारे पास में हो जाएगा 0.7781। अगर मैं आपसे बात करूं log 7 के बारे में तो ये हमारे पास में हो जाएगा 0.8430। अगर मैं आपसे बात करता हूं log 8 के बारे में, अब देखो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया कि सर log 8 होता क्या है ना। तो क्या मैं इन प्रॉपर्टीज को यूज करके log 8 की वैल्यू निकाल सकता हूं? देखो log 8 को निकालने के मेरे पास दो तरीके हैं। कैसे? या तो मैं log 2 का क्यूब कर लूं या फिर मैं log 2 मल्टीप्लाई बाय 4 कर लूं। दोनों ही प्रॉपर्टी में अगर अप्लाई करता हूं तो हम ये बात समझ सकते हैं कि 8 कैसे निकाला जाएगा। देखो तो मैंने क्या किया, क्या मैं इसे 3 log 2 लिख सकता हूं? बिल्कुल। तो क्या मैं इसे 3 इंटू 0.3010 लिख सकता हूं? बिल्कुल। तो क्या ये मेरे पास में 0.9030 आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो log 8 की वैल्यू हो जाएगी 0.9030। स्टूडेंट यही आप 2 इंटू log 4 करके भी देखो आप क्या करो, इन दोनों को आपस में ऐड ऑन कर दीजिए, तब भी आपका आंसर यही आने वाला है। मैंने क्या लिखा था, log 2 इंटू 4। तो क्या मैं इसे log 2 प्लस log 4 लिख सकता हूं सेकेंड प्रॉपर्टी से? तो क्या ये मेरे पास में 0.3010 प्लस 0.6020 आ जाएगा? तब भी ये मेरे पास में 0.9030 ही आएगा। तो ऐसे हम log को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। log 9 हमारे पास में आ जाएगा 0.9542 और log 10 हमारे पास में हो जाता है 1। सिंपल log की वैल्यू तो हमारे पास में 1। तो स्टूडेंट ये कुछ log की वैल्यू है जो आप लोगों को आगे जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं उनको समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। स्टूडेंट ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर कई बार आपको बेस सॉल्यूशन में बेस ऐड करके रिजल्टेंट पीएच जो है वो सॉल्यूशन की पूछ लेता है। करें क्वेश्चन? चलिए क्वेश्चन की बात अगर मैं आपसे करूं, क्वेश्चन हमारा ये है, फाइंड द pH ऑफ 0.01 m HCl सॉल्यूशन। हमने क्या किया, HCl का एक ऐसा सॉल्यूशन बनाया है जिसके अंदर HCl की कॉन्सेंट्रेशन 0.01 m मोलैरिटी दी गई है। आपको pH पता लगानी है। तो स्टूडेंट अगर मैं आपसे सॉल्यूशन की बात करता हूं तो क्या मेरे पास में pH जो है वो -log 10 H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन होता है, हाँ या नहीं? अब देखो अगर मेरे पास HCl को मैंने वाटर में ऐड किया है तो ये H+ बनाएगा और Cl- बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा। अगर HCl की कॉन्सेंट्रेशन 0.01 है तो H+ भी 0.01 ही बनेगा, Cl- भी 0.01 ही बनेगा। तो क्या मुझे H+ की कॉन्सेंट्रेशन पता लग गई है? कितनी है? 0.01। तो क्या मैं ये वैल्यू यहां रख सकता हूं? बिल्कुल रख सकता हूं। तो pH कितनी आ जाएगी? -log 0.01। क्या मैं इसे -log 10⁻⁻² लिख सकता हूं? स्टूडेंट क्या 0.01 को 10⁻⁻² लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब क्या ये मेरे पास में log a⁻b बन रहा है?
log a पावर b, तो क्या ये मेरे पास में b log a आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। क्या इसकी वैल्यू सिर्फ 2 रह जाएगी? बिल्कुल रह जाएगी। तो जो सॉल्यूशन मैंने बनाया था इतनी मोलैरिटी HCl को वाटर में ऐड करके, तो हमारे पास में सॉल्यूशन का जो pH है वो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है वो आप लोगों को समझ में आ गया। बट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ ही हमारे पास एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट जो पीएच स्केल से रिलेटेड आया है वो ये कि जितने भी सॉल्यूशन बनाए गए थे पीएच स्केल हमें किसने दिया? पीएच स्केल दिया है हमें सोरेनसेन नाम के एक साइंटिस्ट ने, जिन्होंने पीएच स्केल हमें दिया। पीएच स्केल होता क्या है? ये एक 0 से लेकर के 14 तक, 0 से लेकर के 14 तक चलने वाला एक ऐसा स्केल है जिसके ऊपर किसी भी सॉल्यूशन की पीएच को मेजर किया जा सकता है H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन के बिहाफ पर। अगर किसी भी सॉल्यूशन की पीएच 7 है तो वो एग्जैक्ट न्यूट्रल है। जितना H+ आयन अवेलेबल है सॉल्यूशन में उतना ही OH- भी अवेलेबल है। जैसे जैसे H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती चली जाएगी, हमारा जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक कहलाएगा। और जैसे जैसे H+ आयन घटती जाएगी, OH- आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाएगी, सॉल्यूशन हमारा बेसिक नेचर का कहलाता है। इज दिस क्लियर? अगर हम बात करें 0 से लेकर 3.5 तक, तो ये हमारा होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, और 3.5 से लेकर 7 तक होता है हमारा वीक एसिड। क्लियर? अगर मैं बात करूं 7 से लेकर के 10.5 तक, तो ये हो जाएगा हमारा वीक बेस। और अगर 10.5 से 14 तक की बात करें तो ये हो जाता है स्ट्रॉन्ग बेस। ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है स्ट्रॉन्ग बेस। यही है स्टूडेंट हमारा पीएच स्केल। जो भी सॉल्यूशन आप तैयार कर रहे हो उसकी पीएच को इस स्केल पर मेजर करके बताया जा सकता है कि क्या हमारे पास सॉल्यूशन आने वाला है, पीएच कैसी आएगी। स्टूडेंट देखिए एक बार सारे कंटेंट को। स्टूडेंट क्या आप लोग और भी कुछ इंटरेस्टिंग सवाल करने में इंटरेस्टेड हैं? चलिए तो फिर करते हैं। एक सवाल मेरे पास में ये है, क्वेश्चन आपके लिए, फाइंड पीएच ऑफ 0.033 मोलैरिटी ऑफ H2SO4। आपको ये बताना है कि मेरे पास 0.033 मोलैरिटी H2SO4 का मैंने सॉल्यूशन बनाया है, एक्वा सॉल्यूशन है, उसकी पीएच क्या आएगी। सबसे पहले तो आप ये देखिएगा, अगर मैं आपसे सॉल्यूशन की बात करूं, H2SO4 का 1 मोल जो सॉल्यूशन है वो बनाता है 2 मोल ऑफ H+ आयन एंड 1 मोल ऑफ SO4-2 आयन। यस और नो? यस और नो? तो अगर H2SO4 की कॉन्सेंट्रेशन 0.033 दी गई है तो ये हमारे पास में हो जाएगा 2 × 0.033, और ये हमारे पास में हो जाएगा कितना? 0.033 कॉन्सेंट्रेशन। स्टूडेंट आप लोगों को H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन से मतलब है, ये हो जाएगा 0.66। अगर मैं सॉल्यूशन की पीएच आपसे पूछता हूं, इट विल बी माइनस ऑफ लॉग ऑफ 0.066, हाँ या नहीं? तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं माइनस ऑफ लॉग ऑफ 6 × 10⁻³ 66 × 10⁻³ हाँ या नहीं? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो क्या मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, इट इज log 66 प्लस माइनस ऑफ log ऑफ 10⁻³ ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को?
मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ये वैल्यू हो जाएगी मेरे पास में सिंपल 3 माइनस ऑफ लॉग 66। हाँ या नहीं? बिल्कुल। तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं 3 माइनस लॉग 6 माइनस लॉग, एक सेकेंड, स्टूडेंट इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, log 66 को मैंने लिखा 3 माइनस लॉग 6 मल्टीप्लाई 11। अब क्या यहां पर log a मल्टीप्लाई b का फॉर्मूला बन रहा है? तो ये हो जाएगा 3 माइनस लॉग 6 माइनस लॉग 11। तो ये मेरे पास में हो जाएगा 3 माइनस लॉग 6 की वैल्यू कितनी आ रही है? मैंने आप लोग लिखाया है, इट इज 0.7781 और log 11 की वैल्यू हो जाएगी 1.041। कितनी हो जाएगी? 1.041। स्टूडेंट अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो तो ये मेरे पास में आ जाएगा 3 माइनस 1.81, तो ये आ जाएगा 1.19। दिस इज द रिजल्टेंट पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। आप ये देखिए कितनी कम, क्या ये जो एसिड है वो इस रेंज में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो क्या ये स्ट्रॉन्ग एसिड है? H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है? बिल्कुल है। क्लियर? आई होप इस क्वेश्चन को, इस न्यूमेरिकल को करके आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि पीएच को कैसे फाइंड आउट करना होता है जो भी वैल्यू आप लोगों को दी गई है कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन की। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमारी डेली लाइफ में पीएच को कैसे, हमारी डेली लाइफ को पीएच कैसे इफेक्ट कर रही होती है। स्टूडेंट आई होप न्यूमेरिकल करके, सारी थ्योरी पढ़ करके आप लोगों को पीएच स्केल निकालना आया होगा, न्यूमेरिकल को कैसे अटेम्प्ट करना है वो भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ पीएच इन ह्यूमन लाइफ। हमारी जो लाइफ है, ह्यूमन की जो लाइफ है, उसको पीएच कैसे इफेक्ट कर रहा होता है। देखो, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं टूथ डीके के बारे में। स्टूडेंट देखो, ये हमारा, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा टूथ है। फॉर एग्जाम्पल आपने रात को कुछ खाया, कुछ मीठी चीज खाई, और वो जो मीठा शुगर है, जो शुगरी सब्सटेंस है, वो अपने टीथ पर लगा रह गया। ये जो टीथ का एनेमल है ये बना हुआ है कैल्शियम फॉस्फेट का। टूथ का जो एनेमल है, ह्यूमन टूथ का जो एनेमल है वो बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट का। रात को या बहुत लंबे समय तक जो आप मीठा खा रहे हो और वो आपके मुंह के अंदर रह गया, जो शुगर सब्सटेंस होगा, हमारे माउथ के जो बैक्टीरिया होंगे वो इस शुगर को कन्वर्ट कर देते हैं एसिड में। किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? एसिड में। और इस एसिड का मेन जो इंग्रेडिएंट है वो है लैक्टिक एसिड। हमारे माउथ के बैक्टीरिया शुगर को जिस मेजॉरिटी ऑफ एसिड में कन्वर्ट करते हैं वो है लैक्टिक एसिड। स्टूडेंट्स, अगर माउथ का पीएच जो है वो लेस देन 5.5 है, तो ये जो कैल्शियम फॉस्फेट का एनेमल है ये कोरोड हो जाएगा। अगर ये कोरोड हो जाएगा, ये टूट गया, ये खराब हो गया, तो अब जो भी पानी या ठंडी चीजें आप पियोगे वो सीधे आपके टूथ के रूट पर जाकर के अटैक करेंगी और आपको एक झंझनाहट, जिसे सेंसिटिविटी कहते हैं, वो हो जाएगी। समझ रहे हो? तो ये है पीएच का रोल। हम क्या करते हैं, मीठा खाने के बाद या सुबह अर्ली उठने के बाद हम टूथपेस्ट करते हैं। अगर आपने इस बनने वाले लैक्टिक एसिड के ऊपर कोई बेस अप्लाई कर दिया है तो ये आपस में एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे। अगर ये आपस में न्यूट्रल हो गए तो क्या हमारा एनेमल कोरोड होगा? नहीं होगा। हमारा पीएच जो है वो हमारे टीथ का पीएच जो है वो 5.5 से कम जाएगा ही नहीं। अगर 5.5 से कम नहीं जाएगा तो क्या हमारा एनेमल कोरोड होगा? नहीं होगा। ये है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल भी।
टूथ में बनने वाला लैक्टिक एसिड टूथ पेस्ट जो बेसिक नेचर का है उससे रब करो, अपने आप न्यूट्रल हो जाएगा। क्लियर है? पहला एग्जाम्पल तो हमारे पास हमारी डेली लाइफ में ये रहा। दूसरा जो हम बात कर रहे हैं वो है स्टमक एसिडिटी के बारे में। स्टमक एसिडिटी के बारे में स्टूडेंट, ह्यूमन स्टमक के अंदर जो गैस्ट्रिक जूस है वो है HCl। आपने जो भी मिर्च मसाले वाला ऑयली फैटी फूड खाया है, अगर HCl की क्वांटिटी बढ़ गई तो हमें इरिटेशन होने लग जाती है, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, ह्यूमन की नेचर होती है। अब होगा क्या, अगर एक्सेस एसिड बढ़ जाएगा, इरिटेशन हो रही है, उसको कम करने के लिए क्या करो, आप इसमें ऐड कर दो एक एंटासिड। एंटासिड हमारे पास बेसिकली जनरली यूज किया जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है, हमें पूरे स्ट्रॉन्ग एसिड को न्यूट्रल नहीं करना, उसके थोड़े से पार्ट को न्यूट्रल करना है ताकि हम कंफर्ट जोन में आ जाएं। क्लियर? एंटासिड्स आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा भी काम में ले सकते हो। क्लियर? मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH होल ट्वाइस भी ले सकते हो। ये हमारे स्टमक में बनने वाले एक्सेसिव एसिड को कम कर देते हैं, एसिडिटी से बचा लेते हैं। तीसरा है हमारे पास में एसिडिक सॉइल ट्रीटमेंट। एसिडिक सॉइल ट्रीटमेंट, अब इसमें क्या हो रहा है देखो स्टूडेंट, हमेशा ध्यान रखना, हर एक सॉइल को ग्रो होने के लिए पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर चाहिए होता है, या तो वो एसिडिक एटमॉस्फेयर में ग्रो करती है या बेसिक एटमॉस्फेयर में ग्रो करती है। अब मैंने एक क्रॉप लगाई जिसको चाहिए एसिड। देखो सॉइल के अंदर एसिडिक नेचर भी है और बेसिक नेचर भी है। सॉइल के अंदर एसिडिक भी प्रॉपर्टी है और बेसिक प्रॉपर्टी दोनों है, वो न्यूट्रल है। क्रॉप को ग्रो होने के लिए बेसिक सब्सटेंस चाहिए, तो वो सारा का सारा बेसिक नेचर एब्जॉर्ब कर लेगा। मैंने कर दिया क्रॉप को कट। क्रॉप कट करने के बाद सॉइल में क्या रह गया है, सिर्फ और सिर्फ एसिडिक नेचर है ना। उसी क्रॉप को मैंने फिर से ग्रो किया, इसने और बेसिक सब्सटेंस अडॉप्ट कर लिया। धीरे धीरे करके अगर एक सॉइल में एक ही तरह की क्रॉप ग्रो की जाएगी, वो सारा का सारा बेसिक नेचर एब्जॉर्ब कर लेगा और सिर्फ एसिडिक नेचर वहां छोड़ देगा। क्या फर्दर मैं इस क्रॉप में क्या मैं इस सॉइल में वो क्रॉप लगा सकता हूं? नहीं। तो हम क्या करते हैं यहां पर कैल्शियम बाइक हाइड्रोक्साइड को, जो हमारे पास में स्लेक लाइम भी है, उसके एक्वा सॉल्यूशन को स्प्रिंकल करते हैं। ये एसिड है, मतलब कि इसका पीएच जो है वो बहुत कम है। बेस ऐड करेंगे, पीएच जो है वो अबाउट टू 7 की तरफ रीच करेगा, पहुंचने लगेगा। तो उसी क्रॉप को फिर से इस सॉइल में ग्रो किया जा सकता है। इज दिस क्लियर? ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? इसी तरह से स्टूडेंट हम पीएच को देखते हैं एनिमल स्टिंग ट्रीटमेंट में। आप एक बात बताओ, आप चाहे रेड आंट की बात करो या आप बात करें हनी बी के बारे में, स्टूडेंट जब भी लाल चींटी या मधुमक्खी आपकी स्किन पर बाइट करती है तो वो इरिटेशन जनरेट करता है। क्यों जनरेट करता है? क्योंकि वो फॉर्मिक एसिड को रिलीज करता है। किसे रिलीज करता है? फॉर्मिक एसिड को। अगर मैं इस फॉर्मिक एसिड पर कोई भी वीक बेस लगा देता हूं तो ये दोनों आपस में न्यूट्रल हो जाएंगे और हमारी इरिटेशन खत्म हो जाएगी। इसी तरह से एक वास्प अगर आपकी स्किन पर बाइट करती है, स्टिंग करती है, तो वो रिलीज करता है बेस को। अगर मैं यहां पर कोई वीक एसिड लगा दूंगा तो ये भी आपस में न्यूट्रल हो जाते हैं और वास्प की बाइट से जो इरिटेशन हो रही होती है वो भी खत्म हो जाती है। क्लियर? तो स्टूडेंट ये कुछ एग्जाम्पल हैं
पीएच के रिलेटेड हमारी डेली लाइफ को कैसे वो इन्फ्लुएंस कर रहा है, न्यूमेरिकल में कैसे उसको यूज करना है, वो भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर समझाया है। स्टूडेंट, आज की क्लास में हमने सीखा कि पीएच कैसे निकाली जाती है, क्या होती है, सोरेनसन स्केल क्या होता है, और वाटर क्या रोल प्ले करता है एसिड और बेस को आयोनाइज करने में। आज की क्लास में इतना ही स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। विद द न्यू टॉपिक हम मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।